क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको आर्थिक विकास की समझ किताब का चौथा अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था ये समझें आप। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। विश्व के अधिकांश भाग तेज़ी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। यद्यपि देशों के बीच इस पारस्परिक जुड़ाव के अनेक आयाम हैं, मतलब ये जो विश्व के देश जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं उसके जुड़ाव के कई कारण हैं, जैसे सांस्कृतिक यानी एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण यानी सामाजिक कारण भी हैं, एक दूसरे के देश की गतिविधियों से प्रभावित होकर के, राजनीति से प्रभावित होकर के, और आर्थिक उस कारण भी हैं कि व्यापार जो विश्व स्तर पर जो चल रहा है एक देश का दूसरे देश से, इस वजह से भी संसार के देश, विश्व के देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। लेकिन इस अध्याय में अत्यंत सीमित अर्थ में वैश्वीकरण की चर्चा की गई है। इसमें वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो दूसरे देशों में जाकर के अपने कंपनियां स्थापित करते हैं ये लोग, और माल तैयार करके वहाँ के बाज़ारों में बेचते हैं। इससे जो है संसार के देश जो है एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। आप देखेंगे कि इस अध्याय में पोर्टफोलियो निवेश जैसे जटिल मुद्दों को छोड़ दिया गया है। यदि हम विगत 30 वर्षों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। यानी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व स्तर पर सभी देशों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का दूसरे देशों में क्यों प्रसार कर रही हैं, इसको समझें और किस तरह से कर रही हैं। अध्याय के पहले खंड में इसी की चर्चा की गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तीव्र वृद्धि और उनके प्रभाव को मात्रात्मक आंकड़ों के बजाय मुख्यतः भारतीय संदर्भ में लिए गए उदाहरणों के द्वारा दिखाया गया है। ध्यान रखें कि उदाहरण सामान्य पक्ष की व्याख्या करने में सहायक हैं। पढ़ते समय धारणाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उदाहरणों का प्रयोग व्याख्या के लिए किया जाना चाहिए। आप जांच करने तथा नवीन अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए बोधगम्य अनुच्छेदों जैसा कि खंड सेकंड के अंत में दिया गया है का रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं इसके प्रभावों को समझने में उत्पादन का एकीकरण और बाजार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। यानी उत्पादन, एक जैसी चीज़ों का उत्पादन और बाजार का एकीकरण। इस अध्याय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। अगले विषय पर जाने से पहले आपको सुनिश्चित करना है कि छात्र इन विचारों को पर्याप्त स्पष्टता से आत्मसात कर लें। वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है। इनमें से 3 कारकों पर बल दिया गया है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, यानी जो नई तकनीकी है इसमें तीव्र उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव। प्रौद्योगिकी में उन्नति छात्रों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है और आप उनको कुछ निर्देश देकर उन्हें स्वतः छानबीन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप लोग जो है नए ज्ञान के द्वारा, नए प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा व्यापार करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। उदारीकरण से पूर्व एवं पश्चात की स्थितियों में तुलना एवं विषमता दिखाने के लिए नाटक का आयोजन किया जा सकता है और इसी प्रकार WTO के तहत होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां और शक्ति का असमान संतुलन रोचक विषय हैं, जिनको व्याख्यान की बजाय चर्चा के रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है।
तो अब जो है मेन मुद्दे पर आते हैं। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। यानी सेवाएं दे सकते हैं और वस्तुएं बना सकते हैं। विश्व के शीर्ष विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। यानी ये चीज़ नए आज के युग में ये चीज़ें सुलभ हो गई हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। मतलब ज़्यादा कारों के मॉडल नहीं थे, केवल 2 तरह की कारें दिखाई देती थी। लेकिन आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। मतलब बहुत से मॉडल आ गए क्योंकि सभी तरह की कारें खरीदी गई हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। केवल मतलब कारों के ही ब्रांड नहीं आए, बहुत से सभी चीज़ों में बहुत वैरायटियाँ देखी जा सकती हैं। कमीज़ों से लेकर के टेलीविज़नों और प्रसंस्कृत फलों के रस तक हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प, यानी बहुत सारे विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। मतलब जो आज वैरायटी है वस्तुओं की वो पहले नहीं थी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं? मतलब क्यों ये परिवर्तन आया, कौन से कारक हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। अंतर्देशीय उत्पादन, यानी जो देश के अंदर उत्पादन हो रहा है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था, यानी देश के अंदर ही सीमित था और इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पादन ही थे। यानी कच्चा माल इधर एक देश से दूसरे देश जाता था और खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पादन, जो तैयार माल होता था वो एक देश दूसरे देश को बेचता था। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। चूँकि उपनिवेश था, इंग्लैंड का उपनिवेश था भारत जो है, तो यहाँ पे इंग्लैंड का शासन चल रहा था और वो यहाँ का कच्चा माल पूरा खरीद लेते थे और बना हुआ माल, तैयार माल काफ़ी महंगे दामों में यहाँ के बाज़ारों में वो बेचते थे। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं, यानी अपने कार्यालय बनाती हैं और कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम मिलता है और अन्य संसाधन मिलें, वहीं पे ये अपना कारखाना स्थापित करती हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने, यानी लागत कम लगे और लाभ ज़्यादा मिले, इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। निम्न उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिज़ाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज़ में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है। यानी कोई भी मशीन तैयार हो रही है, उसके पुर्जे चीन में बन रहे हैं, फिर वो पुर्जे मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जा कर के
उन पुर्जों को जोड़ करके और वो मशीन तैयार की जा रही है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जा रहा है। और इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पादन नहीं बेच रही हैं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही हैं। यानी वस्तुओं का भी उत्पादन कर रही हैं और सेवाओं का भी। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। यानी वहाँ पे जो विनिर्माण हो रहा है छोटे छोटे पुर्जों का, वो सस्ते बन रहे हैं। और मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। कौन? चीन। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। आओ इस पर विचार करें। यह दर्शाने के लिए निम्न कथन की पूर्ति करें कि वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया कैसे विश्व भर में फैली हुई है। एक ब्रांड लेवल पर मेड इन थाईलैंड लिखा है। यानी एक बनी हुई चीज़ है और उस पर लेबल लगा है मेड इन थाईलैंड, परंतु उसमें एक भी थाई उत्पादन नहीं है। यानी थाईलैंड में एक मतलब उस चीज़ में जितनी भी चीज़ें लगी हैं उस ब्रांड में, वो एक भी चीज़ थाईलैंड में नहीं बनी है। हम विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं। हम इसे विश्व स्तर पर कर रहे हैं, मतलब ऐसा विश्व स्तर पर हो रहा है जैसे वस्त्र निर्माण में कंपनी कोरिया से सूत ले सकती हैं और अपने मतलब ब्रांड लगा करके, लेबल लगा करके उसे अपने यहाँ का निर्मित दिखा सकती हैं। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।